हेलो बच्चों। तो आपकी आज हम क्लास नाइन्थ में जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, इसका क्या नाम है? ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स चैप्टर में आपके जो भी पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं और जिनके बारे में बातें की गई हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, प्लस एक्सियोम्स के बारे में, एक्सियोम प्लस आपकी थ्योरम्स के बारे में। किसके बारे में? थ्योरम्स के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में और दूसरा कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये इस वाले सेशन में, इस वाले लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 7 में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सियोम, थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है, जिनके बेस्ड पे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, जिनका आपको पता होना चाहिए, तो उनके बारे में एक बिल्कुल ब्रीफ और अच्छे से टू द पॉइंट आपका ये सेशन रहेगा और आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा। ये ओवरव्यू भी ऐसा होगा जिसमें आपको डेप्थ में बातें बताई जाएंगी। ये एक सिंपल ओवरव्यू भी नहीं है, आपको इसमें बिल्कुल डेप्थ में बताऊंगा मैं कि कैसे क्या चल रहा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसका क्या मीनिंग होता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। ये आपकी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं, आपके चैप्टर का नेमिंग क्या है भाई? आपके चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहली बात आती है कि ट्रायंगल क्या होता है। आपको ये तो पता होना चाहिए भाई, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसका नाम के बारे में ही नहीं पता, आप कैसे बताओगे फिर? तो ट्रायंगल का जो मीनिंग होता है, एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। बहुत से बच्चे पूरा ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ट्रायंगल की मीनिंग क्या है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। तो सभी बच्चे ट्रायंगल की डेफिनेशन देख लेंगे। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ट्रायंगल्स का मीनिंग पता चल गया। और ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? कितने एंगल बनते हैं? 3 एंगल। और ऑल 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ये 2 बातें हमने ट्रायंगल के बारे में जानी कि भाई ट्रायंगल होता क्या है। अब ट्रायंगल जान लिया तो अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बातें की गई हैं और किसके बेस पे ये चैप्टर है, पूरा चैप्टर। ठीक है, तो ये रब कर देते हैं हम। चलो यहीं पे लिख लेते हैं पहले। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। किसके बारे में डिस्कशन होगा आपका? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स तो ठीक है, लेकिन इस कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो ये वर्ड कॉन्ग्रुएंस आता है और कॉन्ग्रुएंट भी देखने को मिलेगा आपको, कॉन्ग्रुएंट। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इस कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये वाला। अब इस कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। क्या मीनिंग होता है? इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सौ को। तो इसकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये होता है फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। आप इसको लिख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आप यहां पे लिख लीजिए, फिगर्स हुज शेप्स एंड sizes shapes and sizes are both the same simple।
ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार बनाकर भी नोट कर सकते हैं कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है। इस कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ सेम, मतलब कोई भी दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है। ये हो गया आसान भाषा में कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है। तो इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में ही बातें करी गई हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि हम ट्रायंगल्स चैप्टर क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने की। समझ में आ रही है बात? इतनी अच्छी तो लाइफ चल रही है, क्यों सर ये कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? इसका कहीं तो यूज़ होगा। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड है, ये वाला वर्ड है जो कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट, इनको हम क्यों पढ़ते हैं? क्या रीज़न है इसका? व्हाट इज़ द एम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो बेटा, whenever identical objects have to be produced, the concept of congruency is used in making the cast. इस बात का मीनिंग क्या है? अब मैं ये पूरा रब कर देता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एम लिख देता हूँ यहाँ पे, हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पास रीज़न भी तो होना चाहिए कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम whenever आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? सेम ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप और साइज एकदम सेम हो। व्हेनेवर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड द concept of congruence is used. ठीक है। जब भी हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब सेम शेप और सेम साइज वाले, सेम शेप एंड सेम साइज वाले, सेम शेप एंड सेम साइज, जब भी हमें सेम शेप एंड सेम साइज वाले ऑब्जेक्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में, कभी भी, कहीं भी, फैक्ट्री में, घर पे, कभी भी, तो उसके लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? उसके लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? कॉन्ग्रुएंसी का। किसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? कॉन्ग्रुएंसी का। तो इसीलिए हमें कॉन्ग्रुएंस की ज़रूरत पड़ी, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए हम इस कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ रहे हैं। किसके लिए? सेम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, सेम शेप एंड सेम साइज के। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी एम, जो हमारा था वो एम क्या है वो क्लियर हो गया हमारा। अब आपके मन में आ रही होगी चलो इसका इतना यूज़ है लाइफ में तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको हम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि कॉन्ग्रुएंस और जो एक कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंस कैसे हो सकते हैं? कोई भी टू फिगर्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट हम कैसे शो कर सकते हैं? उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास टू ट्रायंगल हैं, यू हैव टू ट्रायंगल्स, अ ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंगल Q इज इक्वल टू, इफ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A, एंगल R इज इक्वल टू एंगल B एंड साइड QR इज इक्वल टू साइड AB। ये आपके पास कंडीशंस गिवन है, और आपको कंडीशंस के बिना ही, अगर कंडीशंस की बात ना करें और आपको देखना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, आप कैसे चेक करेंगे? आप बताइए। आप क्या करेंगे, इस PQR ट्रायंगल के ऊपर इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली रख के देख लेंगे। अगर एक दूसरे ट्रायंगल को ये आपस में एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं, मतलब अगर PQR को मैं ABC के ऊपर रखूं
और पी क्यू आर को ए बी सी के ऊपर रखने के बाद मुझे ट्रायंगल ए बी सी दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब पी क्यू आर ट्रायंगल ए बी सी को एग्जैक्टली कवर कर लेता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए, सी ए बी। ठीक है, अब मैंने सी ए बी क्यों लिखा? बिकॉज अगर आपको बोले वो कि क्यू एंगल ए के इक्वल है तो बेटा क्यू के कोरस्पॉन्डिंग ए ही बीच में ही होना चाहिए। सिमिलरली आर किसके इक्वल है? बी के, तो आर के जो कोरस्पॉन्डिंग है वो बी ही इसी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनको सेम ऑर्डर में लिखा है यहाँ पे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ये वाला जो सिंबल यूज़ किया है, ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी का। किसका सिंबल होता है ये? कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से फिगर्स होते हैं? द फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। और सिमिलरली ये सी ए बी ट्रायंगल अगर इस पी क्यू आर ट्रायंगल के ऊपर रखें तो फिर हमें पी क्यू आर ट्रायंगल भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे अगर, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तभी तो पता चलेगा कि सेम शेप और सेम साइज है या नहीं है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए तो आपके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके दोनों हाथ क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। योर बोथ हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप और सेम साइज का होना बहुत ज़रूरी है। और ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे Q इज इक्वल टू ए है तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। R इज इक्वल टू बी है, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो जिस ऑर्डर में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं उसी ऑर्डर में हम नेमिंग करते हैं ट्रायंगल्स की। जैसे अब मैंने पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट सी ए बी के लिखा। अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ए बी सी। नहीं, क्यों नहीं लिख सकता मैं ऐसे? बिकॉज आप देखेंगे कि Q किसके इक्वल है? जो Q एंगल है वो एंगल A के इक्वल है, लेकिन यहाँ से तो Q किसके कोरस्पॉन्डिंग में आ रहा है? B के, जो कि गलत है। तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो हमको उनको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये भी पॉइंट आप नोट कर लें। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? CPCT। CPCT इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये बात भी आप नोट कर लेंगे। हम पूरा बड़ा नहीं लिखेंगे आगे से, हम सिर्फ CPCT लिख दिया करेंगे जहाँ पे भी हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को यूज़ करना है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ यू हैव टू ट्रायंगल्स, यू हैव टू ट्रायंगल्स। ठीक है, ये रहे आपके पास टू ट्रायंगल्स हैं, ABC एंड PQR, and it is given that triangle ABC is congruent to triangle QRP. It is given. ये आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है। And I say to you that write corresponding equal parts of both these triangles. मतलब अगर आपके पास ये कॉन्ग्रुएंसी गिवन है तो आपको ये तो पता होगा कि CPCT होगा इसमें। CPCT का मतलब क्या होता है? अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे, अब ABC की बात कर रहे हैं, यहाँ पे QRP है, तो A के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा हो गया? Q, B के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया? R, और C के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया? P। तो आपको ये वाली बात हमेशा याद रखनी होगी। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और इस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वाले पैटर्न को कि हम किस पैटर्न में हमें लिखना है, तो ये अगर ABC कॉन्ग्रुएंट QRP के है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ये ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PRQ के, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो A के कॉन्ग्रुएंट में क्या था? Q,
अब यहाँ पे ए के कॉन्ग्रुएंट में क्या गया P, जो कि गलत है। तो आप इस बात को भी हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वाला पॉइंट था जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, कौन सी टर्म यूज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए? हम CPCT। एंड वी नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal. Congruent triangles corresponding parts are equal. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अब इक्वल होने की या फिर कॉन्ग्रुएंट होने की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, जो ये गिवन ट्रायंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं होंगे। तो उसके पहले सबसे पहला जो रूल आता है आप लिख लेंगे, ये एक्सियोम है, ये थ्योरम नहीं है, ये एक्सियोम है। अब आप कहेंगे सर एक्सियोम और थ्योरम में क्या डिफरेंस रहता है? बेटा एक्सियोम तो वो होती है जिसको हम प्रीवियस नॉलेज के बेस पे प्रूव नहीं कर सकते। जो भी अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ एक्सियोम करके, तो उस स्टेटमेंट को प्रीवियस नॉलेज के बेस पे प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो अगर मैं थ्योरम लिखता हूँ, इफ़ आई राइट थ्योरम, देन वी कैन प्रूव द थ्योरम। आप देखेंगे कि थ्योरम को हमेशा प्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन एक्सियोम को आपकी बुक में कहीं भी प्रूव किया हुआ नहीं मिलेगा। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि एक्सियोम को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं और थ्योरम का प्रूव हम कर सकते हैं। बिकॉज यू सी द प्रूफ्स ऑफ थ्योरम ओनली इन योर नोटबुक और इन योर टेक्स्ट बुक। तो एक्सियम्स और थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है आपको। अब ये पहली एक्सियोम है, इसको प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसका प्रूफ नहीं होगा। तो इसको एग्जैक्टली हम ऐसे ही रख लेंगे। और ये जो एक्सियोम है, ये इसका नेम है आपका SAS। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब ये SAS का क्या मीनिंग होता है? SAS कॉन्ग्रुएंसी का क्या मीनिंग होता है? S स्टैंड्स फॉर साइड, ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एंगल, एंड दिस S अगेन स्टैंड्स फॉर साइड। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये एंगल दो साइड के बीच में आ रहा है। तो इसी तरह से आप ट्रायंगल्स में भी चेक करेंगे कि जो एंगल इक्वल है वो उन दोनों साइड्स के बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही होना चाहिए। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ये बात समझ में आएगी ऐसे। यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रायंगल ले लिया, एक ये रहा ट्रायंगल, एक ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, ABC PQR, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और किस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस है? मैं कहता हूँ बाई SAS, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये इक्वल हैं। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि दो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, दो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की आपस में, और एक इनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। अब वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान के चलो अगर इसकी साइड AB, ये AB साइड इक्वल है इस PQ के, क्योंकि देखो AB यहाँ पे किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? PQ के। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ, एंड अब यहाँ पे देखेंगे BC लिखा हुआ है और QR लिखा हुआ है, तो और यहाँ से हम इक्वल कर देंगे BC इज इक्वल टू QR। हमने दो साइड इक्वल कर दी दोनों ट्रायंगल्स की, टू साइड्स हमने इक्वल कर दी, बिकॉज यहाँ पे दो बार S आ रहा है साइड साइड। तो बेटा इनके बीच का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, इनके बीच का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी साइड ली है हमने। ये AB साइड ली है, ये PQ के इक्वल दिखाई है। दूसरे में हमने क्या किया है, ये CB साइड ली है और ये किसके इक्वल शो करी है? RQ के। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल। तो बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू एंगल PQR। हम इन दोनों साइड के बीच वाला ही एंगल लेंगे, ये नहीं है कि हम ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं,
नहीं, ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा हमने ये ए बी साइड पी क्यू के इक्वल करी है और ये सी बी साइड इस आर क्यू के इक्वल करी है, और इन दोनों के साइड के बीच का एंगल ये ही बन रहा है, ना कि ये वाला एंगल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मतलब अगर आपको एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाना है किन्हीं दो ट्रायंगल्स में उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो आपको टू साइड इक्वल शो करनी है, और जो थर्ड आप एंगल इक्वल शो करोगे दैट एंगल शुड बी इन बिटवीन द इक्वल टू साइड्स। तो वो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा वो इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, ना कि कोई तीसरा दूसरी जगह पे बना हुआ एंगल। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है? साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल कर दो, और जो ये एंगल है ये एंगल उनके बीच वाला इक्वल होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको इन दो फिगर्स में दिखाया है। तो आपका पहला जो क्राइटेरिया है, पहली जो प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंसी रूल है जो आपका, वो क्या हो जाएगा आपका? साइड एंगल साइड वाला। ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन भी आता होगा, एक डाउट भी आता होगा, जो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर एस ए एस है तो क्या ए ए एस नहीं हो सकता, या फिर सॉरी ए एस एस नहीं हो सकता? भाई अगर ये एस इधर लिखा हुआ है, बीच में ए लिखा हुआ है, लास्ट में एस लिखा हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस ए को आगे ले आऊँ, मतलब ए एस एस नहीं कर सकता मैं, या फिर एस एस को आगे ले आऊँ, ए पीछे कर दूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ये वाला तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सही है, ये वाला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सही नहीं है। मतलब अगर आपके पास एक एंगल इक्वल आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ, ये वाला एक एंगल कर देते हैं कि ये साइड ए बी सी है और ये वाला ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर, ठीक है। अब आपको मैं कह दूं कि गिवन है, देखो यहाँ पे इस ए एस एस का एग्जांपल ले लेते हैं, ए एस एस, ठीक है। ए एस एस में एक तो एंगल इक्वल होना चाहिए, तो मान लो एंगल ए इक्वल कर दिया एंगल पी के, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और दो साइड इक्वल होनी चाहिए उनके साथ वाली। अब आप ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं कर सकते, आपको दो कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी होंगी। मतलब वो दो साइड जो आप इक्वल करेंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? एडजेसेंट। तो आप क्या करेंगे? कोई भी दो साइड ले लेंगे। अब आप साइड इक्वल कर लिया आपने, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू आर क्यू। तो ये वाला कौन सा क्राइटेरिया बन गया? एंगल इक्वल कर दिया एक, तो दो साइड इक्वल कर दी, तो आपके पास कौन सा क्राइटेरिया बन गया यहाँ से? एंगल साइड साइड। तो बेटा ये वाला कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जांपल लेके देखेंगे जिसमें आपने एक एंगल इक्वल कर दिया और दो साइड इस तरह से इक्वल कर दी, तो आप उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे, दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे फिगर के ऊपर, तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगे। और जब कम्प्लीटली ही कवर नहीं करेंगे तो उनका सेम एग्जैक्टली सेम शेप और साइज नहीं होगा, और एग्जैक्टली सेम और शेप और साइज नहीं होगा तो बेटा वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा? बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी का तो मतलब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम शेप और एग्जैक्टली सेम साइज होना चाहिए। और जब सेम शेप और सेम साइज ही नहीं है तो बेटा प्रॉपर्टी की बात तो आ ही नहीं सकती कि वो प्रॉपर्टी ट्रू होगी या नहीं होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी, और सिमिलरली एस एस ए वाली प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं होगी। तो ये बात आप आगे से ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी पढ़ी है? एस ए एस, दैट इज साइड एंगल साइड, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो आपका कॉन्ग्रुएंस रूल आता है, आप नेक्स्ट रूल कर लेंगे, रूल नंबर 2। नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंस रूल है आपका ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है? जैसे एस ए एस में कहता था लगभग वैसा ही है, आपको वैसे ही समझना है। बट ए स्टैंड्स फॉर एंगल, दिस एस स्टैंड्स फॉर साइड, एंड दिस ए स्टैंड्स फॉर एंगल अगेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये साइड है, ये जो साइड है ये बीच में आ रही है दो इक्वल एंगल्स के,
ये इक्वल एंगल्स हो गई दो, तो इनके बीच में साइड आ रही है। लेट्स क्लियर दिस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। ये देखिए आपके पास ये ट्रायंगल आ गया, एक कोई दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, एक ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लीजिए ABC, इसको कह लीजिए आप PQR, एंड इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये आपको गिवन है बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या फिर ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, इससे गिवन है। तो बेटा इसमें आपके साथ कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे जो इक्वल होंगे? अब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें दो तो एंगल इक्वल करने हैं, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करने हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हमें। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे A दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको P दिख रहा है, तो बेटा एंगल A इज इक्वल टू P कह सकते हैं हम, ठीक है। अब दूसरा कौन सा एंगल है? दूसरा भी तो एंगल है, दूसरा एंगल हो गया C और R, तो ये C वाला एंगल होगा, ये R के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा आप बीच में देखेंगे कि साइड है बीच में, जो ये S है इट स्टैंड्स फॉर साइड। अब ये वाली साइड आपको कौन सी वाली लेनी है? क्योंकि 3 साइड्स हैं तीनों ट्रायंगल में, अब ये आपको कौन सी लेनी है? बेटा ये बिल्कुल इन दोनों एंगल्स के बीच वाली होगी, मतलब A इज इक्वल टू P कर दिया हमने और ये C इज इक्वल टू R कर दिया। तो ऐसी कौन सी साइड है जो इन दोनों एंगल्स में कॉमन है? तो वो आप देखेंगे आपके पास साइड है ये वाली इस ट्रायंगल में और ये वाली इस ट्रायंगल में। तो आपके पास कौन सी साइड इक्वल करनी है बेटा? अब आपको AC इज इक्वल टू साइड PR, ठीक है। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? तो आपका ये वाला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है, ये वाला कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया आपके पास? ASA। ASA का मीनिंग क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब 2 तो एंगल्स इक्वल होंगे और उनके बीच की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो इक्वल होगी। मतलब आपके पास कोई भी 2 ट्रायंगल हैं, इफ़ यू हैव एनी 2 ट्रायंगल्स, और आप उनमें देख पा रहे हैं कि उनके 2 तो एंगल इक्वल हैं। कौन से? कोई भी 2 एंगल इक्वल हैं उनके आपस में, लेकिन उनके जो बीच की साइड है दोनों एंगल्स के वो भी इक्वल है। तो बेटा आप एंगल साइड एंगल का कॉन्ग्रुएंस रूल लगाकर ये कह सकते हैं कि दीज 2 गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिकॉज अगर हम देखते हैं AS से, अब कौन कौन से पढ़ लिया अभी तक हमने? SAS और AS से। अगर आप देखते हैं कि 2 साइड इक्वल हैं किन्हीं 2 ट्रायंगल में और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है, तो आप उन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाय द रूल ऑफ SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आप देखते हैं गिवन ट्रायंगल्स में 2 एंगल इक्वल हैं और 2 एंगल के बीच में बनने वाली साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, तो आप उन दोनों ट्रायंगल को ASA एंगल साइड एंगल के कॉन्ग्रुएंस रूल से आप उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो आप समझ गए होंगे, हमने आपको 2 प्रॉपर्टी बता दी हैं अभी तक। अब नेक्स्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा आपका एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब नेम से ही पता चल रहा है, लिख देते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब इसमें 2 तो एंगल इक्वल होंगे और एक उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल हैं PQR और XYZ, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंसी से हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं? एंगल साइड। तो मतलब अगर आप ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करते हैं और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल करते हैं, तो बेटा अब जो आपको साइड लेनी होगी, आपको कौन सी साइड लेनी होगी? आप ये वाली साइड ले सकते हैं,
ये वाली साइड भी ले सकते हैं और ये वाली, कोई भी तो एक साइड ले लो और उसको आपको इक्वल शो करना होगा। मान के चलो आप पी क्यू की बात कर रहे हैं तो आपकी पी क्यू साइड किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स वाई के, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एंगल दो तो एंगल इक्वल हो और एक उनके साथ वाली कोई भी साइड इक्वल हो। बेटा ये वाली साइड आप बीच वाली साइड नहीं ले सकते हैं, कहीं आप दिखा दो कि भाई आर पी साइड इक्वल है जेड एक्स के, ये बीच वाली, ये देखो ये वाली साइड हम इक्वल नहीं ले सकते हैं। ये वाली साइड हम इक्वल क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बेटा आप इसमें देखो, इसमें देखा है आपने कि दो एंगल तो कंसेक्यूटिवली लगातार इक्वल हैं और उनके एक साइड वाली साइड इक्वल है, ठीक है। उनके बीच वाली भी, बीच वाली का तो फिर ए एस से हो जाएगा। अगर आप बीच में साइड इक्वल आ रही है, अगर ये वाली साइड आप इक्वल करेंगे तो फिर ए एस से वाला रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पे साइड आप देखेंगे कि साइड साइड में ही लिखी हुई है, तो आपको ये बीच वाली नहीं लेनी, आप या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो यहाँ पे आपको कौन सी साइड इक्वल करनी पड़ेगी, या तो आर पी इज इक्वल टू आप कर लेंगे, आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स तो नहीं हो सकती, अगर ये होगी तो एंगल साइड एंगल वाला रूल लग जाएगा। लेकिन आपको कौन सा लगाना है, एंगल साइड, मतलब दो तो एंगल इक्वल कर लिए और एक उनके साथ वाली साइड, दैट इज या तो आप आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई कर लें या फिर आप पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई कर लें। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई आपको। तो एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं सम अप कर देता हूँ कि सम अप कैसे, कि अगर आपके पास कोई भी दो गिवन ट्रायंगल्स हैं और उनमें आप देख रहे हैं कि दो तो एंगल इक्वल हैं और एक उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, साइड वाली कोई भी, या तो ये वाली हो, बना देता हूँ मैं, या तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो या फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो। तो बेटा आप एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से उन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। You can say that both these two triangles are corresponding, the corresponding parts of both these triangles are equal, and we can say that triangle PQR is congruent to triangle XYZ by the rule of angle side congruence rule। ठीक है, तो हमने आपको थर्ड रूल भी बता दिया कि एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है। ठीक है, अब बेटा आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वेलिटी ऑफ थ्री एंगल्स। अब बात करते हैं एक और कॉन्ग्रुएंसी की। अब आप अगर देखें कि तीनों एंगल इक्वल हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में, एंगल, अगर आप देखते हैं यू हैव टू ट्रायंगल्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन दीज टू गिवन ट्रायंगल्स, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जिनमें तीनों एंगल एक दूसरे एंगल्स के इक्वल हैं, सपोज यू हैव टू ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड अनदर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी है। तो आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर ये सिचुएशन है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये पी क्यू आर ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा ए बी सी के, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब आपने कमेंट कर दिया है तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँगा। आप कोई भी दो ट्रायंगल लीजिए, एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है बेटा। अगर आप इनके एंगल्स को मेजर करेंगे ना, हमें एंगल ही तो इक्वल दिखाने हैं। इसको पी क्यू आर ले लो, इसको ए बी सी ले लो, हमें एंगल ही तो इक्वल शो करने हैं। तो बेटा आप एक बात बताओ, ये वाला मैंने एक एंगल बना दिया यहाँ पे, आपका ये वाला एंगल मान के चलो ये है आपका 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। अगर मैं इसकी साइड बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इधर ये इधर बढ़ा दी और ये इधर बढ़ा, बेटा अब बताना अब कितना होगा, अब भी 50 होगा। अगर मैं और बढ़ा दूं तो बेटा अब भी एंगल 50 होगा। मतलब कहने का ये है एंगल अनचेंज्ड रहता है, एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइड। मतलब हम साइड कितनी भी बढ़ा दें एंगल तो हमारा वो ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एंगल P इक्वल टू ए है,
Q इज इक्वल टू बी गिवन है और R इज इक्वल टू सी गिवन है, तो बेटा ज़रूरी नहीं है वो दोनों एंगल्स क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों। ज़रूरी क्यों नहीं है बेटा, आप देख लीजिए दोनों ट्रायंगल में एंगल इक्वल है, लेकिन इसका साइज़ देखिए और इसका साइज़ देखिए। और कॉन्ग्रुएंसी में तो हम पढ़ते ही हैं कि जो साइज़ है और जो शेप है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तभी हम क्या कह सकते हैं फिगर्स को, गिवन ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको समझ में आई। तो हम एंगल का कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है, एंगल का कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं हो सकता है, बिकॉज ट्रायंगल्स छोटे बड़े हो सकते हैं और होते भी हैं, मैंने आपको बताया है। कोई भी एक और ट्रायंगल ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए बेटा। अब इन दोनों में ये एंगल इक्वल हो सकते हैं सारे एक दूसरे के, बट साइज देख लीजिए, साइज क्या हो रहा है, एक छोटा है एक बहुत बड़ा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट तो होने वाले ही नहीं है और इनका सेम शेप और सेम साइज नहीं होगा। तो हम इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि एंगल का कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया ये वाला एंगल 50 डिग्री का बना, अगर इसमें मैं साइड बढ़ा देता हूँ तो बेटा ये वाला भी 50 का ही रहेगा। समझ में आ रही है। तो इससे तो बेटा एक बड़ा ट्रायंगल बन गया और इसी वाले उससे एक छोटा ट्रायंगल बन गया, मतलब ये भी 50 का है और ये भी 50 का है, लेकिन साइज तो बेटा साइड तो बढ़ गई। यहाँ पे देखो साइड कितनी बढ़ गई, ये वाली, और ये तो छोटी सी साइड है। तो समझ पा रहे हो आप। तो एंगल का कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है, ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट करते हैं। अब बात आती है आपकी इसमें 7th चैप्टर में जो आपकी डिस्कस किया गया है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मीनिंग होता है बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। सेलेस का मतलब होता है साइड्स। बेटा कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपकी 2 साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ अ ट्रायंगल, तो बेटा उसमें अगर आप देख पाएं आपके पास 2 साइड्स अगर इक्वल हैं, ये वाली साइड अगर आपकी मान के चलो इस वाली साइड की इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं इफ़ वी नेम दिस ट्रायंगल PQR, ठीक है। और तो इसमें हम ये कहते हैं कि PQ साइड इज इक्वल टू QR, ठीक है। तो बेटा ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये इक्वल के लिए लगा देते हैं हम साइन जो लगाते हैं, PQ इज इक्वल टू QR, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड आपस में 2 साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बात समझ में आ गई है तो आपको, हाँ। अब एक बात और है, आपने पढ़ा होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, नोट करना चाहते हैं तो, अगर याद है तो ये बहुत अच्छी बात है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसका इस बात का मतलब क्या है जो मैंने लिख दिया है, इसका मतलब ये है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब यहाँ पे इक्वल साइड्स कौन सी हैं, PQ एंड QR, तो PQ के अपोजिट एंगल कौन सा है, PQ साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला R। और सिमिलरली QR के अपोजिट एंगल कौन सा है, सॉरी बेटा मैंने PQ इज इक्वल टू QR लिख दिया, PQ इज इक्वल टू PR आएगा, ये सही कर लेते हैं इसको, PQ इज इक्वल टू PR लिख लो इसमें। तो बेटा PR के अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा, PR के अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल R। ये एक रिजल्ट है, मतलब अगर हमारे पास 2 इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और इसका जो कॉन्वर्स है वो भी ट्रू है। कॉन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, उल्टा। उल्टा कैसे ट्रू है देखेंगे यहाँ पे, इसका जो कॉन्वर्स है वो भी ट्रू है। कॉन्वर्स कैसे ट्रू है, अगर आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल, यू हैव ए ट्रायंगल, और उसमें आपके देख रहे हैं कि 2 एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
एंड दिस इज पी क्यू आर। तो आप बेटा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो बेटा उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। तो बेटा पी आर किसके, और एंगल 2 के अपोजिट कौन सा है, पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू। तो बेटा पी आर और पी क्यू इक्वल हो जाएंगी। मतलब अगर आपके पास दो साइड इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि एंगल उनके इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स के। और इसका उल्टा क्या हो गया, अगर आपको वो पहले ही कह रहा है कि एंगल इक्वल हैं आपस में किसी ट्रायंगल में, तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये इसका कॉन्वर्स हो गया। आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब बेटा एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और लिख लेंगे आप, एक कॉन्ग्रुएंसी रूल और लिख लेंगे। कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जो दूसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल है आपका नेक्स्ट, वो क्या है, साइड साइड साइड। क्या हो गया, साइड साइड साइड। साइड 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 का कॉन्ग्रुएंसी रूल है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड साइड एंड साइड। साइड 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 का कॉन्ग्रुएंसी रूल है। इसका मीनिंग क्या है, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू the three sides of another triangle, then 3 sides of another triangle, then the two triangles are congruent, then the two triangles are congruent, the two triangles are congruent। ठीक है, ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है बेटा, साइड साइड साइड। क्या है, साइड साइड साइड। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ये वाला देख लो बेटो, बच्चों ये देखो, दिस इज पी क्यू आर, दिस इज ए बी सी, ए बी सी, और पी क्यू की जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, और ए बी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। क्यू आर की बात करें, क्यू आर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और बी सी की भी 4 सेंटीमीटर हो। सिमिलरली पी आर की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ए सी की भी 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, सारी जो साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। देख पा रहे हैं आप, अगर इस तरह से आपके पास, आप देखते हैं कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं, आपके पास 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं, ठीक है, और उनकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू अनदर ट्राइंगल, then you can say that both triangles are congruent to each other, then you can say that both triangles are congruent to each other। अब बात आती है कि आप उनको कॉन्ग्रुएंसी को किस तरह से लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि देखो ये 5 सेंटीमीटर वाली इस 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो अगर आप पी क्यू लिखते हैं पहले, अब कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट भी किस ऑर्डर में लिखेंगे। आप अगर आप ऐसे लिख देते हैं ना कि ट्राइंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, और पी क्यू देखो यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे देखो ए बी तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे सी और ए आ रहा है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉरस्पॉन्डेंस का जो हमारा ऑर्डर है वो ख़राब हो गया। हमको कैसे लिखना पड़ेगा, ये हमको लिखना पड़ेगा इस तरह से। देखिए पी क्यू ए बी के इक्वल है, तो आप सबसे पहले पी क्यू लिख दीजिए, पी क्यू आर ही लिख दीजिए आप, और राइट हैंड साइड में पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के। तो अब आप
कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद जो अगला ट्रायंगल की नेमिंग करेंगे वो ए बी से स्टार्ट कीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपका सारा काम बिल्कुल सेट है। कैसे सेट है? अब देखो पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के। पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पी क्यू किसके इक्वल हो गया? ए बी के। बिल्कुल सेम ऑर्डर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्यू आर किसके इक्वल है? बी सी के। क्यू आर किसके इक्वल है? बी सी के। अब बेटा ये रहा क्यू आर, ये रहा, ये क्यू आर, ये रहा, ये क्यू आर किसके इक्वल हो गया? बी सी के। सेम ऑर्डर में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे ये सेम ऑर्डर में आ रहा है नहीं आ रहा? क्यू आर बी सी। और नेक्स्ट क्या है बेटा? आर पी इज इक्वल टू सी ए। आर पी इज इक्वल टू सी ए, मतलब आर पी, ये रहा आर पी, और ऐसे ही सी ए। तो ये वाला जो कॉन्ग्रुएंसी हमने लिखी है, जिस ऑर्डर में हमने लिखा है, ये एकदम करेक्ट है। तो इसी के साथ आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल खत्म हो जाता है। साइड 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 क्या है कॉन्ग्रुएंसी? साइड साइड साइड, एस एस एस। इफ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent। ठीक है, तो ये आपका एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल है। अब नेक्स्ट रूल, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा चला के भी देख सकते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आपको कोई क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपकी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो होता है बेटा आर एच एस। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल का मीनिंग क्या होता है बेटा? आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है? राइट एंगल मतलब बेटा 90 डिग्री का एंगल। अब बात आती है एच की। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। 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 हाइपोटेन्यूस क्या होता है बेटा? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो फ्रंट वाली साइड होती है, ये वाली साइड, ये वाली, ये ए बी मान लो ये, तो ये ए बी क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साथ के साथ बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन आए कि हाइपोटेन्यूस क्या है, राइट एंगल क्या है। ठीक है, अब बात आती है बेटा एस। एस स्टैंड्स फॉर साइड। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ध्यान से सुनना। इफ़ यू हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या है? उन दोनों में 90 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको। इफ़ यू हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स और उन दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। बेसिकली बेटा हाइपोटेन्यूस इज ऑल्सो ए साइड, बट यहाँ पे इसने आर एस एस ना लिख के, बिकॉज हाइपोटेन्यूस भी तो साइड ही है एक ट्रायंगल की, उसने आर एस एस ना लिख के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात है इसलिए उसने आर एच एस लिख दिया है। बेसिकली ये है आर एस एस सी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस भी एक साइड होती है और एस का मतलब तो साइड है ही है। तो अब आप यहाँ पे आर एच एस को ही मान के चलेंगे। तो किसी भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास एक हाइट ये हाइपोटेन्यूस, एक साइड हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक दूसरी साइड इक्वल है, तो बेटा उन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या कह सकते हैं? दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय द रूल ऑफ आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब इसके फिगर बना के भी थोड़ा देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। देन यू हैव टू टेक 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, बिकॉज ये आर एच एस जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये केवल और केवल राइट एंगल्स के लिए ही है। ठीक है, दैट इज ए बी सी, दैट इज पी क्यू आर। अब आप इसमें आर एच एस कैसे लगाएंगे? बेटा मान के चलो अगर आपके पास 90 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री के इक्वल होगा ही होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मतलब आपका एक एंगल इक्वल हो चुका है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, अगर आप इसको और दूसरे तरीके से देखना चाहें ना बेटा, तो ये ना एक तरीके से ए एस एस, ठीक है, ए एस एस की तरह ही है, बट ए एस एस तो कॉन्ग्रुएंसी कोई होती नहीं है, इसलिए हम इसको आर एच एस लिखते हैं, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री का एंगल होगा, दूसरा हाइपोटेनियस इक्वल होगा। हाइपोटेनियस क्या हो गया इसका? AC, और इसका क्या हो गया? PR।
तो इसमें क्या इक्वल हो जाएगा बेटा, ए सी इज इक्वल टू पी आर, मतलब हमने एक हाइपोटेनस इक्वल कर दिया और एक इसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो, मतलब जो हाइपोटेनियस को टच कर रही हो। तो बेटा या तो आप ए बी ले लो या फिर आप पी क्यू ले लो, या तो ए बी इज इक्वल टू आप क्या ले लो, पी क्यू, या फिर आप ले सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। तो इसमें आपने देखा कि इफ़ यू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स और उसमें आप देखते हैं उनका हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, देन यू कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय द कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ RHS, ठीक है, बाय द कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ RHS, दैट इज राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। अब मैंने ABC को कॉन्ग्रुएंट लिखा है PQR के, अगर मैं ऐसे लिख देता ABC को PQR के लिखा है कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि ABC कॉन्ग्रुएंट है QRP के, तो बेटा ये लिखना मेरा गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता, बिकॉज आप देखेंगे कि अगर BC इक्वल है RP के, BC इक्वल है RP के, यहाँ पे देखो अगर ये BC इक्वल टू RP के इक्वल है तो ही हम लिख सकते हैं, अगर BC इज इक्वल टू RP के इक्वल नहीं है तब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं ये ABC कॉन्ग्रुएंट PQR लिखा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BAC कॉन्ग्रुएंट PQR, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, बिकॉज बेटा B के सामने क्या आ रहा है, P, B के सामने क्या आ रहा है, P, और B इक्वल किसके है, Q के, बोथ 90 डिग्री। तो बेटा B के सामने तो आना क्या चाहिए था, Q, और हमारा क्या आ रहा है, P, तो ये ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो हमको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। BAC अगर हम लिख रहे हैं तो हमको इसको लिखना पड़ेगा, B के सामने क्या आना चाहिए, Q, तो हमको ये लिखना पड़ेगा बेटा QPR, ट्राइंगल QPR। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो बात है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ बेटा आपका नेक्स्ट जो था कॉन्ग्रुएंसी, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, वो भी आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर में आएगा वो आती हैं इनइक्वालिटीज़। क्या आती हैं बेटा, इनइक्वालिटीज़। उन इनइक्वालिटीज़ को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए आप, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, उस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड ले लीजिए, सपोज AB और BC ले लिया आपने, AB और BC, तो AB और BC का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा रिमेनिंग थर्ड साइड से। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है। इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल ना होना। देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है, यहाँ पे किसका साइन लगाया है, ग्रेटर देन का, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी कह लीजिए आप, हमने इक्वल का साइन यूज़ नहीं किया है। तो इस जहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ नहीं किया उनको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल में आती है ये प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल। इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल में क्या आ गया, आपने देखा कि कोई भी दो साइड आप ले लेंगे तो उन दोनों साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है, आपने देखा अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो बेटा वो ट्रायंगल ही होना पॉसिबल नहीं है, तो ABC ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। आप ट्राई करके देख लेना, और कोई भी ट्रायंगल आपकी बुक में हो उसकी कोई भी दो साइड उठा लेना। मान के चलो आपने अब उठा ली AC और BC, और AC और BC का सम करके देख लेना, उन दोनों का सम, रिमेनिंग थर्ड साइड कौन सी बच गई, AB, इससे ज़्यादा होगा ही होगा। इसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लेंगे। अब बात करते हैं हम इनइक्वालिटीज़ को क्यों पढ़ते हैं। बेटा हम अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए इनइक्वालिटीज़ को पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए, अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए, ठीक है, इसलिए हम इनइक्वालिटीज़ को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है इसमें, वो भी देख लेंगे आप। कोई भी एक ट्रायंगल है, यू हैव एनी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, और इसमें ये आपने एक साइड ड्रॉ कर ली, इसकी नेमिंग कर दीजिए PQR। अब आप इसमें देख के बताएंगे कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। इसमें लॉन्गेस्ट साइड है बेटा आपकी PR, ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। अब लॉन्गेस्ट साइड है
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली कि लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट एंगल बनता है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल Q। तो बेटा जो एंगल Q होगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा सारे एंगल्स में से। मतलब इस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल है, एंगल P, एंगल Q, एंगल R। तो एंगल PQR में जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो एंगल Q होगा। ये हमने कैसे बताया, वो प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड मतलब सबसे बड़ी साइड ट्राइंगल की, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन अदर टू एंगल्स। और यही बात बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताई है। जैसे हमने देखा कि जो PR साइड है, ये वाली जो साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल Q है। तो बेटा जो Q एंगल होगा वो ग्रेटर देन होगा R से भी, और ये जो Q है ये ग्रेटर देन होगा P एंगल से भी, एंगल P से भी और एंगल R से भी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी बची है बेटा इसमें। हाँ, अब इसका कॉन्वर्स भी देख लेते हैं। इसका कॉन्वर्स क्या होगा, यहीं पे देख लेते हैं इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब उल्टा, इसका कॉन्वर्स क्या होगा। अब तो मैंने आपको दिखा दिया कि पहले आपने लॉन्गेस्ट साइड देख ली क्या है। अगर आपको कोई एक ट्रायंगल गिवन है, आपके पास मान के चलो ये कोई एक ट्रायंगल गिवन है और आपको इसका नेमिंग दी हुई है ABC, और इसमें आपको बोला है कि ये एंगल जो है ये A है, ये B है, C है, और आपको ये गिवन है कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B और एंगल C इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल A। मतलब एंगल जो C है वो लार्जेस्ट एंगल है ट्रायंगल ABC का। तो बेटा इस लार्जेस्ट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, ये C। तो इस C के जो अपोजिट साइड होगी वो साइड क्या होगी बेटा, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट वर्ड सही नहीं है, लॉन्गेस्ट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट। तो जो ग्रेटर जो वाला आपका एंगल है, एंगल C, उसके जो अपोजिट साइड होगी, उसके जो अपोजिट साइड होगी, वो जो अपोजिट साइड होगी बेटा वो क्या होगी आपकी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल कैसे, आपको एक और अच्छा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बेटा ये एंगल 90 डिग्री का होता है, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा जो अदर एंगल्स होंगे वो डेफिनेटली 90 से तो छोटे ही होने वाले हैं। अगर 90 से बड़े हो जाएंगे तो सम 180 डिग्री होगा ही नहीं, तीनों का, और सम 180 डिग्री नहीं होगा तो वो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो एंगल जो ये C है ये ग्रेटर देन है एंगल A से, सिमिलरली एंगल C इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल B। तो बेटा आपको पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके जो अपोजिट साइड होती है, मतलब ये AB, ये AB क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको मैंने दोनों तरीके से बात बता दी है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके जो अपोजिट एंगल बनता है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा ट्रायंगल का, और ग्रेटेस्ट एंगल के जो अपोजिट साइड बनेगी वो उस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो बेटा ये ही पूरा कंसेप्ट, पूरा मसाला इस चैप्टर का आपको मैंने बता दिया है, बिल्कुल एग्जाम्पल दे के, कंसेप्ट के साथ, स्टेप बाय स्टेप, कि ट्रायंगल्स में एक्चुअली बात किसकी हो रही है, किस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या क्या है, हर वर्ड का मतलब मैंने आपको क्लियर करके बताया है। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर बेटा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ और कंसेप्ट को हमारे साथ समझते रहें। हमारी क्लास लेने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई हमारे लिए सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियोस किसी टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई आपका डाउट है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में करें, हम आपके लिए नई वीडियो उसी टॉपिक पे लेकर आएंगे।
सो इट्स मैथ्स बाय राजकमल जाखड़। थैंक्स फॉर टेकिंग द क्लास। खुश रहिए, तो बेटा सेफ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। इट्स मैथ्स विद राजकमल जाखड़, साइनिंग ऑफ।